नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मसला कुछ इस नोयत का है कि मईशत को दरपेश तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन ये मस्बत के चक्कर में अब हो ये गया है कि हम पेचीदा मईशत के मामलात को एक गैर संजीदा तौर पर देखने के आदी हो चुके हैं। मैं आपको सच बता दूं कि मुल्क की मईशत बहुत सारे चैलेंजेस का सामना कर रही है, और फिर मैं बताता चलूं कि ये जिम्मेदारी सारी की सारी सियासी हुकूमत के कंधों पर है। अब देखें, मैं इसी पे फोकस करूंगा कि सियासी हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पे और मजमूई तौर पे पाकिस्तान के मुआशी हालात की जिम्मेदार है। वो किसी और पर अब ये बोझ नहीं डाल सकते। जो ही ये महीना शुरू हुआ, अब एक नए साल के साथ साथ सियासी हुकूमत का एक नया मुआशी सफ़र भी शुरू हो चुका है, क्योंकि कैलेंडर ईयर ये है। देखिए, आपको समझना है, ये माशी तौर पर, इक्तसादी तौर पर नया कैलेंडर ईयर शुरू हुआ है, और फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 महीने गुजर गए, अब ये दूसरे 6 महीने का दौर शुरू हुआ है। आपने देखा होगा कि मारूफ सियासी शख्सियात मंजर आम पर मईशत के मामलात पर कोई गुफ्तगू नहीं कर रहे। नोट किया आपने देखा पिछले 1.5-2 हफ्ते से कोई अहम पेशरफ्त सियासी हुकूमत की तरफ से नहीं हुई मईशत पर। देखिए, दोबारा मैं यही बात कर रहा हूं क्योंकि आप लोग जो है ना कंप्रीहेंड नहीं कर सकते सिचुएशन। देखो, लड़का लड़की में फ़र्क करने की कोशिश करो, दूल्हा दुल्हन में फ़र्क करने की कोशिश करो, सफ़ेद में काले में फ़र्क करने की कोशिश करो, कुछ समझने की कोशिश करो कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिधर ब्लड लाइंस होती हैं, कहीं पर ब्लड लाइंस नहीं होती, बहुत क्लियर चीज़ें होती हैं। मैंने आपको कहा कि वज़ीर ख़जाना ऑन हिज ओन है, उनको अब काम करके दिखाना है, अपनी कारकर्दगी दिखानी है। बजट के अंदर अगर वो बेहतरी ला सके तो ज़ाहिरी बात है उनकी कारकर्दगी इस पर मेजर होगी। ये कहना कि वो निज़ाम से मावरा, ये निज़ाम से मावरा, वो चीज़ सही, वो चीज़ गलत, अब इससे बाहर निकल आओ। पाकिस्तान की ताजिर सनतकार बिरादरी भी अनफॉर्चुनेटली अपनी मुफादात की वजह से किसी और समत में निकल पड़े हैं, किसी और समत में जा चुके हैं। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, आर इन ए कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन। अब आप कहेंगे ये क्या बातें कर रहा है, ये किस तरह से बातें कर रहा है। बात यह है कि ये बड़ी क्लियर कट आपसे बात कर रहा हूँ, और यही बात ताजिर सनतकार एपेक्स बॉडी के सीनियर नायब सदर जनाब साकिब फ़याज़ मगू साहब से भी करूँगा, जो कि बड़े मुतवाज़िन शख्सियत के मालिक हैं, बड़ी बैलेंस्ड बात करते हैं और बड़ा देख परख के चलते हैं। वेलकम करता हूँ आपको साकिब फ़याज़ मगू साहब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब साकिब फ़याज़ मगू साहब, सबसे पहले तो आप लोगों ने बड़ा ज़िम्मेदाराना किरदार अदा किया माजी के अंदर भी, और मैं भी अप्रीशिएट करता हूँ। ज़ाहिर बात है हुकूमत को भी करना चाहिए। अब हुकूमत ज़ाहिर बात है अपनी स्टांस को चेंज कर रही है। अभी 1-1.5 घंटे के अंदर पता चलेगा कि सियासी हुकूमत को इजाज़त मिली है मुशावरत करने की, मुज़ाकरात करने की या नहीं। वो आप ख़ुद ज़हीन हैं, आप समझ जाएं। लेकिन बात यह है कि अगर वो लोग ख़ुद मुज़ाकरात की जानिब जा रहे हैं, ताजिर सनतकारों को सियासी महाज पर खड़ा करके ताजिर सनतकारों का एक तो नुकसान कर दिया, आगे आने वाला जो भी सियासतदान होगा हो सकता है आप लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करे। दूसरा ये है कि हमें ये भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पर ताजिर सनतकार अब अपनी लाइन लें, अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, क्योंकि हुकूमत को जितना सपोर्ट करना था आप लोगों ने 2.5 साल में कर लिया। मेरे ख्याल माजी में इससे ज़्यादा सपोर्ट कभी ताजिर सनतकार बिरादरी की गवर्नमेंट को नहीं मिली होगी जितनी इस दफ़ा मिली है। पता नहीं आप मुत्तफिक हैं या नहीं है, आपसे मैं चाहूँगा इस पर थोड़ा जायज़ा पेश करें। जी देखें, बात यह है कि गवर्नमेंट और जो ताजिर सनतकार या बिजनेस कम्युनिटी जो है, ये एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। इसका नाम मईशत होता है। अगर मईशत को चलाना है तो ये दोनों को मिल के जो है वो चलाना होता है, और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए जो है फिर ही गाड़ी चल सकती है मईशत। तो जो जहाँ तक हमारा जो स्टांस है या जो हमारा किरदार है फेडरेशन का, वो हमेशा हमने इनको एक पॉलिसी बना कर दी या कुछ मशवरे हमेशा से हम लोग देते आ रहे हैं, जो भी मईशत के लिए बेहतरी है। देखें,
असल बात यह है कि कोई भी पॉलिसी अगर हम उनको देते हैं, वो चाहे उसके ऊपर 50% अमल करें, 30% अमल करें, 100% अमल करें, लेकिन असल बात ये होती है कि उसके ऊपर जो है वो एक लॉन्ग टर्म या उसकी कंटिन्यूटी कितनी है। जब तक उसकी कंटिन्यूटी नहीं होगी किसी भी पॉलिसी की, वो चाहे बहुत अच्छी पॉलिसी हो लेकिन कंटिन्यूटी में नहीं होगी, तो अभी देखिए, मेरे ख्याल में मैं उसका दो कोई तीन फायदा नहीं होगा। दो तीन मौजूआत आपके सामने रखता हूं जो मैंने देखा है कि आपने बड़ी बरह रास्त तवज्जो दी उन पे और बहुत काम किया, और जिसके लिए खराज तहसीन भी आपको पेश करना चाहिए। वो एक था IPP का इशू, पावर टैरिफ का इशू। लेकिन अब बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बड़ी तेज़ी से गिरी हैं, और आगे ये वेनेजुएला के मामले के बाद ऐसी तवक्को की जा सकती है कि तेल की कीमतें और नीचे आएंगी। तो हुकूमत ने तो पावर टैरिफ रिवाइज नहीं किया, तो इसका मतलब आप लोगों की बात नहीं मानी उन्होंने। क्यों नहीं मानी, मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। दूसरा, आप लोगों की देरीना ख्वाहिश थी कि FBR की जो करंट रजीम है ये रिलीफ हो दे, आपको रिलैक्सेशन हो, थोड़ा इजी हो काम करने में, उस पर भी कोई पेशरफ नहीं हुई। दोहरी बात करके कुछ कंफ्यूज कर दिया, समझ नहीं आई चाह क्या रही है हुकूमत। गेम कर दिया, फुटबॉल खेल दी, अपनी गोल में भी मार दी, दूसरों के गोल में भी मार दी। तो और मतलब ये कि इसके अलावा तीसरा मशवरा आप लोगों का शरह सूद या बैंकारी निज़ाम में शरह मुनाफा का था, उस पर भी कुछ हाफ हार्टेड, जो मतलब वेस्ट में अगर रिड्यूस होगा तो आपका भी कम हो जाएगा। तो तीनों जगह पर कोई गवर्नमेंट संजीदा नहीं है, गेमें खेल रही है, बस अपने गोल में भी फुटबॉल मार रही है, दूसरे के गोल में भी फुटबॉल मार रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तीनों ही जो बातें थी, एक IPP का जो इलेक्ट्रिक प्राइसेस थी, ये तो बिल्कुल एक वाज़ेह बात है, बिल्कुल साफ बात है कि जब तक इलेक्ट्रिक प्राइसेस जो है वो बेहतर नहीं होंगी या वो कम्पीट हम नहीं कर सकेंगे रीजनल कंट्री के साथ, तो उस वक्त तक जो है हम लोग की इंडस्ट्री हमारी नहीं चल सकती, हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती, हमारी मईशत नहीं चल रही। ये तो बिल्कुल क्लियर कट, बिल्कुल हमारा स्टांस भी और ये बात भी है। दूसरा जो आपने बात की, ऑफ कोर्स जो फाइनेंशियल कॉस्ट की, कि जो इंटरेस्ट रेट है वो जब तक सिंगल डिजिट में नहीं आ जाता, वो कॉस्ट भी हमारी ऊपर ही रहेगी। और इसके साथ साथ FBR का भी मैंने बोला, FBR का मसला, जो FBR का देखें, जो FBR का है वो तो जब तक फ्रेंडली पॉलिसी, और खास तौर पे जो इसका हाई टैरिफ ऑफ रेट है हमारा, इसका इनकम टैक्स का और टैक्सेस का, वो जब तक कम नहीं होगा। देखिए, हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, FDI की बात करते हैं कि वहां से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, जब तक आपका ये जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ टैक्सेशन या हाई रेट ऑफ टैक्सेशन जो है, आप इसको हल नहीं करेंगे, हाई रेट ऑफ एनर्जी को हल नहीं करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या, जो लोकल इन्वेस्टर है वो भी सोच रहा है कि वो भी ये मजीद इन्वेस्टमेंट करे या ना करे, वो भी बहुत रिजर्व होके चल रहा है। तो हमें तो अभी FDI की बात ही नहीं करनी चाहिए, हमें तो अभी अपने लोकल इन्वेस्टर्स जो हैं उनको रोकना चाहिए कि वो किस तरह जो है वो यहाँ पर रुक सकते हैं, कि यहाँ पर उनको आसानियां दी जाएं, पहले उनकी कॉस्ट कम की जाए, उनकी इंडस्ट्री के लिए जो मुश्किलात हैं वो ठीक की जाएं, जो ईज ऑफ पेइंग टैक्सेस है या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसको किस तरह जो है हम लोग वो ठीक कर सकते हैं। फिर उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर उनको देखते हुए आएंगे। जब वो ये देखेंगे जो लोकल इन्वेस्टर है, जाहिर बात है कोई भी एक फॉरेन इन्वेस्टर आता है वो हमेशा पहले किसी लोकल इन्वेस्टर से मिलता है, तो उसके जो तासुरात होंगे या जो उसके जो व्यूज होंगे लोकल इन्वेस्टर के, उसी की बुनियाद के ऊपर वो करेगा, फैसला करेगा कि मैंने इधर इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। तो मेरे ख्याल में अभी हमें उसको भूल जाना चाहिए और अपने जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनको कितना फैसिलिटेट कर सकती है गवर्नमेंट, सिर्फ उसको वो सोचना चाहिए, तो जो है आगे ये मामला चलेगा। और ये जो मईशत की गाड़ी, जिस तरह मैंने कहा, ये दोनों पहिए हैं और उन्होंने मिलके चलाना है, तो ये किस तरह मईशत की गाड़ी आगे बढ़ेगी। अच्छा, ये बड़ा अहम नुक्ता, चूंकि अहम नुकात क्योंकि डिस्कस हो गए, तो इसमें दो नुक्ते तो बरह रास्त फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ रिलेटेड हैं। आपको पता होगा FBR का पॉलिसी जो है वो अब IMF के मशवरे पर वो कम्प्लीटली शिफ्ट कर दिया गया, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास आ गया। दूसरी बात, जहाँ तक पावर टैरिफ का ताल्लुक है, मेरे ख्याल से तो ये एनर्जी मिनिस्ट्री के पास होना चाहिए, लेकिन वो नेप्रा और ये सब क्या सिलसिला है, आई एम नॉट रियली श्योर, यू वुड बी अ बेटर जज ऑफ दैट।
तीसरा जो है, हमारे यहाँ चूँकि आई डोंट नो कि हमारे यहाँ इंटरवेंशन ज़्यादा होती है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, तो मॉनेटरी पॉलिसी भी जो है वो एक तरह से काफ़ी कम्प्रीहेंसिव सेटअप है। तो दीज आर ऑल फाइनेंशियल इश्यूज़। तो अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट श्योर कि हाउ रिसेप्टिव फाइनेंस मिनिस्टर इज़ टुवर्ड्स योर रिकमेंडेशंस। इस सिलसिले में कोई आपकी औरंगज़ेब साहब से बात हुई हो? क्योंकि आपको पता है आज तक जितने वज़ीर ख़जाना आए हैं, हमने उनकी इतनी उन पर तनकीद की है, इतनी तनकीद की है कि ऐसी की तैसी मतलब कर दी। लेकिन ये औरंगज़ेब साहब पहले हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं कहते, और वो काम भी पता नहीं कुछ करते हैं नहीं करते हैं, आई एम नॉट रियली श्योर। इससे पहले इसहाक डार साहब हों, मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत उनको मुश्किल में डाला। असद उमर साहब ने तो बेड़ा गर्क भी किया मईशत का, लेकिन हमने भी उनका मतलब इमेज जो है उसका बेड़ा गर्क ही किया। उसके अलावा मिफ्ता इस्माइल साहब आजकल वो बच्चों की सालगिरहों पे जाके मोमबत्तियाँ जलाते हैं, उनकी भी हमने सत्यानाश कर दिया रेपुटेशन का। लेकिन औरंगज़ेब साहब की कारकर्दगी के मुतालिक सवालात हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके पास तो एक बहुत आसान सा जवाब होता है कि जहां पर भी कोई भी अगर हमारी पॉलिसी से वो एग्री नहीं होते तो कहते हैं जी IMF नहीं मानते, तो इसलिए उनसे शिकायत भी नहीं होती हमें कि अब उन्होंने कह दिया कि IMF नहीं मानती, तो अब हम आगे उसके हम क्या बोल सकते हैं कि जी IMF नहीं मानती, तो वो कहते हैं कि हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बात यह है कि कुछ बातें हमारी मानी भी हैं और कुछ बातें हमारी उन्होंने सुनी भी हैं। इस तरह अभी ये सेक्शन 37 वाला जो मसला था, जिसमें था कि जो एक हार्श किस्म का जो वो एक पिछले बजट में जो उन्होंने इंक्लूड किया था कि FBR को इख्तियारात जो ये थे, उसमें फिर हमारी बात मानी गई कि हमने जो है वो उसको एक फेडरेशन का या एक बिजनेस कम्युनिटी का वो एक मेंबर फिर उसमें ये इंक्लूड कराया। अगर कोई भी अगर सेक्शन 37 में अगर किसी के भी खिलाफ एक्शन किया जाता है तो पहले उससे अप्रूवल दी जाएगी। दूसरा, इसमें एक और जो बड़ी अच्छी बात हुई है जो अभी फेडरेशन में जो हमने किया है कि तमाम, खास तौर पे अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि कराची के जितने भी चीफ कमिश्नर्स हैं, IR चीफ कमिश्नर्स जो हैं, उनके साथ हमने फर्दन मीटिंग की है और अलग अलग उनको बुलाया, और अब जो है उसको इसका एक फोरम बनाया जा रहा है जो कि चेयरमैन FBR की इंस्ट्रक्शन के ऊपर कि एक फोरम उन चीफ कमिश्नर्स का होगा, और फिर बिजनेस कम्युनिटी को जो भी मसाइल आएंगे, जो डे टू डे मसाइल आते हैं या जो भी पॉलिसी मेकिंग के वक्त कोई उनको मशावरत करनी होगी, तो वो उस फोरम के जरिए होगी। तो उसमें जो है वो फेडरेशन के 4-5 नुमाइंदे शामिल होंगे और कराची के तमाम चीफ कमिश्नर हैं वो शामिल होंगे। इसके साथ अब हम लोग अगले स्टेप में जो है वो ऑल पाकिस्तान बेस के ऊपर जितने भी चीफ कमिश्नर हैं, पंजाब में हैं, बलूचिस्तान में हैं, APK में हैं, तो वो भी हम लोग जो है उसमें उन सब का एक मुश्तरका वो एक फोरम होगा प्रोविंस वाइज। तो जिस सूबे के लोगों को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो उस फोरम के अंदर उसको हल कर लिया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक चेयरमैन FBR का एक अच्छा इनिशिएटिव है कि जो बिजनेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करने के लिए उन्होंने किया। और अगर ये जिस तरह जो इसकी स्पिरिट है, अगर उसी तरह ये काम करता है फोरम, तो मैं समझता हूँ हमारे काफी मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। और ये देखें, मैं तो इस तरह यही कहूंगा मैं जी कि इसमें अंदर जो है आप जब तक जो है वो बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, जब तक उसको ईज ऑफ पेइंग टैक्सेस नहीं होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होगा, तो आपके जो टारगेट हैं, जो रेवेन्यू कलेक्शन के टारगेट हैं, वो अभी भी नहीं पूरे हो सकते। आपको उनके ऊपर एतमाद करना होगा और फिर जो है वो बिजनेस कम्युनिटी जो है वो उसका रोल होगा कि वो किस तरह पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए काम कर सकते हैं। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने पेश किया है और साकिब फयाज मगू साहब, मैंने देखा है कि आप लोग अच्छा मुफाहमत के साथ चीज़ों को समझ के आप लोग आगे चलना चाह रहे हैं, और मैं हुकूमत से भी यही गुजारिश करूँगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ साकिब फयाज मगू साहब, मीडिया ने जितना नरम रवैया इस दफ़ा हमारे मौजूदा वज़ीर ख़जाना की तरफ रखा है, वज़ारत ख़जाना की तरफ रखा है, FBR के साथ रखा है, यकीन करें माजी के अंदर इतना नरम रवैया मैंने कभी भी नहीं देखा। और हमने इनको शुतर बेमुहार छोड़ दिया। इन्होंने मईशत के साथ भी जो कुछ किया, जैसे मैं हमेशा कहता था
कि पीटीआई वाले जाएंगे तो पता लगेगा। तो कहीं ऐसे ना हो कि कल ये लोग जब जाएंगे तो पता लगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब वक्त आ चुका है कि गवर्नमेंट जो है, सियासी हुकूमत के बारे में मैं खालिस बात करूंगा, सियासी हुकूमत पे ये जिम्मेदारी आ गई। देखो, ये मैं चीज़ें टीवी के ऊपर बहुत सारी बोल नहीं सकता, इसलिए मैं एहतियात से ये बोलूँगा कि देखें, ये जो महीना निकल गया ना और ये जो महीना आ गया, इसके बाद अब अपना अपना करना है। अब अब्बू ने हाथ छोड़ दिया है, अब बच्चे ने खुद चलना सीखना है। बाप जब एक बच्चा बड़ा हो जाता है फिर उसके बाद उसकी उंगली छोड़ देता है, कहता है बेटा आप खुद चलना सीखो और चलो भी दौड़ो भी। तो मैं साकिब फयाज़ मगू साहब यही कहूँगा कि अब आप लोग भी बराह रास्त वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब से बात करें और उन्हीं को मसाइल बयान करें। नवाज़ शरीफ साहब जो कि नून लीग के सदर हैं और हकीकी तौर पर नून लीग की पार्टी के भी एक तरह से सरबराह भी हैं, उसके साथ साथ मरियम साहिबा तो पंजाब में बहुत काम कर रही हैं। हमारे शहरों में कोई एफबीआर का बंदा आके तंग नहीं कर रहा, ये मैं आपको वाजे कर दूं। ये कराची में ही ज़्यादा आपको हो रहा है, आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी वहाँ जाएंगे तो। वहाँ तो आए ही नहीं, बल्कि कुछ शहरों में तो आए ही नहीं। जब उनको कहा कि भाई अब आइंदा वोट नहीं डालेंगे नून लीग को, तो फिर उसके बाद एफबीआर वाला शहरों में नहीं आया कभी। ये मैंने देखा है, आपको बता रहा हूँ, आप वहाँ की चैम्बरों से वेरीफाई भी कर लें। जी जी साहब। देखिए, बात यह है कि ये बात नहीं है, वहाँ पे भी हमें कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, वहाँ पर भी हमें कुछ सिस्टम के इश्यूज आते हैं, लेकिन बात यही होती है कि हम लोगों ने जो भी है वो इसको मिल के ही हल करना होता है। और इसको हम लोग कोई ऐसी जो हमेशा जो बिजनेस कम्युनिटी है वो कभी भी वो उसके ऊपर वो एजिटेशन का कोई रवैया वो अख्तियार करे या कुछ और करे, वो बिल्कुल जब लास्ट स्टेज होती है तो फिर वो इस किस्म का कोई रवैया अख्तियार होता है। वरना हमेशा हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है, क्योंकि उसका मकसद होता है कि वो कारोबार करना और उसको जो है वो सही तरीके से लाना। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों ने मिलके ही करना है। और अब आगे जो है जो हुकूमत है अब उसका काम है, और जो अभी भी जो हमें उम्मीद है वो हमारे जो फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर साहब हैं, कि हमें पता है कि अगर कभी कोई भी प्रॉब्लम आती है, जब पिछले बजट में भी हमें प्रॉब्लम आई तो फिर हमने उनसे ही मुलाकात की थी और उधर से ही जाकर जो है वो हमारा मसला हल हुआ था। तो अभी भी हमें पता है कि वो इधर मौजूद हैं, वो हमारे लिए, और हमेशा जब भी हम लोगों ने उनसे कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी वो इशू डिस्कस किया है तो उसका हल भी हमें मिल जाता है। और लेकिन मैंने जो बात आपसे की ना, देखें मैंने आपसे बात इसलिए वो वाली की क्योंकि देखें वहाँ जो भी मसला होता है तो लोग, जैसे पंजाब के अंदर छोटे शहरों में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी लगी हुई हैं, तो मुतलका एमपी या एमएनए जो होता है ना वो बहुत रिसेप्टिव होता है, मतलब बिजनेसमैन के साथ वो डायरेक्ट होता है, क्योंकि वो इलाके के लोगों को बिजनेसमैन नौकरियाँ दे रहा होता है, वो उसकी जो मिल चलती है, उसकी जो फैक्ट्री चलती है, उसी की इकॉनमी से बहुत सारे शहर चलते हैं और आसपास के भी कस्बे जो हैं वो चल रहे होते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ पे बहुत रिसेप्टिव होता है। आप देखें, ये पूरा रिटेलर का बिजनेस कम्युनिटी की ख्वाहिश थी कि रिटेलर्स को रजिस्टर किया जाए, पूरा फेल हो गया। उसकी वजह यह है कि जहाँ भी वहाँ पर मार्केटों में गए तो मार्केटों के लोगों ने सीधी बात की कि जी आइंदा फिर वोट नहीं देंगे अगर ये रिटेलर रजिस्ट्रेशन करेंगे। और ये आपके सामने कराची में तो फिर भी शायद काफ़ी हद तक कामयाब रहा, पंजाब में टोटल फेल हो गया और मेरे ख्याल से उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया इस फेलियर को। उसकी वजह ये है कि वहाँ पर नहीं, ये देखिए, अगर ये बोले कि वोट नहीं देंगे और फिर हम टैक्स नहीं आपसे ये लेते, और गवर्नमेंट अगर ये इस तरह की बातों में आ जाए तो मैं तो समझता हूँ कि ये बिजनेस कम्युनिटी का भी जो ताजिर हैं उनका भी गलत रवैया ये कि हमने टैक्स नहीं देना वरना हम वोट नहीं देंगे। तो मैं तो बिल्कुल भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करूंगा, और ना ऐसी गवर्नमेंट के ऐसे इकदाम को कि वो जो है वो सिर्फ वोट के लिए जो है जो ड्यू टैक्स है वो ना ले, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है ड्यू टैक्स देना और बिजनेस कम्युनिटी का काम है कि जो ड्यू टैक्स हो वो दे वो। तो देखें, आपने देखा होगा ना, बिजनेस कम्युनिटी का ही बल्कि ये आप लोगों के ताजिर सनतकार बिरादरी की ख्वाहिश थी कि पूरे मुल्क के अंदर इतना बड़ा रिटेलर नेटवर्क है, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर रिटेलर्स का इतना दुकानदार आसान अल्फाज के अंदर, लेकिन दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन के लिए जब निकले तो नहीं हुई ना रजिस्ट्रेशन, आपके सामने किसी ने भी नहीं की। और ज़्यादा आपको पता है वो कराची शहर के तो थे नहीं, कराची शहर वाले तो चुपचाप शराफत से मान लेते हैं, वो हमारे शहरों के थे तो वो तो उन्होंने नहीं दी।
तो आप देख रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा, ये तो बाकायदा आपको पता है अखबारों में शाया भी हुए हैं इस बारे में आर्टिकल कि वो पूरे पाकिस्तान में नाकामयाब हो गई। आप लोग तो सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को कि रजिस्टर होना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं की। आपके सामने ही है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ये नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरे ख्याल में कि जो हमने इसका एक मुतबादिल जो हम लोगों ने इसका हल पेश किया है कि इसमें जो सिर्फ और सिर्फ ये जो हल है ना इसका, कि जो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स है, वो मैं समझता हूँ हमें वही करना चाहिए जो पूरी दुनिया ने अडॉप्ट किया है। और वो क्या है? वो है कैशलेस इकोनॉमी। जब कैशलेस इकोनॉमी की तरफ आएंगे और जब तमाम जो वो ट्रांजैक्शन होगी वो डिजिटल होगी ज्यादा से ज्यादा, तो फिर मैं समझता हूँ कि तमाम लोग खुद ब खुद जो है वो टैक्स नेट में आ जाएंगे। और तमाम लोगों की जब ट्रांजैक्शन जो है वो जब उसके किसी कार्ड के जरिए या फिनटेक कंपनीज के जरिए हो रही होगी, तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो उनको आना पड़ेगा उस टैक्स नेट के अंदर। उसके तो लिए देखिए हमें पूरी दुनिया ने यही किया। लेकिन उसके लिए हमें डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम की भी तो जरूरत पड़ेगी। यानी मैं साकिब साहब को कोई पैसे देना चाह रहा हूँ, साकिब साहब मुझे कोई पैसे देना चाह रहे हैं, हम कैशलेस सिस्टम से चलना चाह रहे हैं, तो हम बैंकों के मोहताज ना बने। क्योंकि आज प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी आवाम जो है वो काम तो करना चाह रही है, लेकिन बैंक में अकाउंट खोलने के लिए जाते हैं तो ऐसे लगता है जैसे बैंक अकाउंट या खाता नहीं खोल रहा बल्कि दामाद का इंतखाब कर रहा है। वो तो फिनटेक कंपनीज आ जाएंगी, देखें। हाँ, वो तो फिनटेक आनी चाहिए जी। फिनटेक कंपनीज होंगी और वही कार्ड उनके होंगे और उसी को यूज कर रहे होंगे। और आप इससे मुत्तफिक है ना कि फिनटेक सिस्टम आना चाहिए पाकिस्तान में? फिनटेक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही हल ही है, पूरी दुनिया ने यही किया, तो हम लोगों को भी उसी को अडॉप्ट जब तक नहीं करेंगे उस वक्त तक नहीं होगी ब्रॉडनिंग। अब देखें, मैंने ये देखा है कि बहुत सारी बैनुल-अक़वामी कंपनी हैं, उनका अपना सिस्टम होता है। आप उनके वेंडर हैं या कुछ हैं, आप बस उसमें अप्लाई करते हैं, वो पेमेंट भी उसी में ही सेंड करते हैं, आप भी उन्हीं को उसी में ही डिजिटल सिस्टम के जरिए ही कर रहे होते हैं। प्राइवेसी भी बरकरार होती है कि कितने पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, ये सिर्फ आपको और आपके कस्टमर को पता है, या फिर वेंडर को पता है, वेंडर को, मैन्युफैक्चरर को पता है। हमारे यहाँ बैंकारी निज़ाम की वजह से हम लोग बहुत घबरा जाते हैं। लोग नहीं, इसमें तो वही होगा। देखिए, यही वाली चीज हमें जब होगा, और उसमें जो भी कैशलेस इकोनॉमी के अंदर एक और भी अगर हम लोग ये उनको ये इनिशिएट करने के लिए या उनको ये इनिशिएटिव दें, कोई प्राइज मनी भी हो सकती है गवर्नमेंट की तरफ से। और जिस तरह अभी भी क्रेडिट कार्ड में पंजाब में रेस्टोरेंट के ऊपर 8% का डिस्काउंट है, तो कुछ कैश इंसेंटिव उनको दिए जाए, तो मैं समझता हूँ ये अगर 4 से 5% का वो एडवांटेज मिल जाएगा कंज्यूमर को, तो हर कोई कैशलेस की तरफ ही आएगा। और उसी जो वो फिनटेक कार्ड होगा या क्रेडिट कार्ड होगा, उसी से वो परचेजिंग अपनी करेगा। तो जब रिटेल सेक्टर में ये तमाम चीजें जो है वो जब ये आ जाएंगी और वो डॉक्यूमेंटेड हो जाएंगी, तो फिर खुद मैन्युफैक्चरर्स को भी, ट्रेडर्स को भी। आपका बहुत शुक्रिया साकिब फयाज मकबूल साहब, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। अच्छा, ये बात समझ नहीं आई मुझे, नवंबर में मईशत खराब हो गई थी, नया साल शुरू होने से पहले मईशत ठीक हो गई। नहीं समझ नहीं आई ना मुझे। पहले इतनी तनकीद शुरू हो गई जी, मईशत ऐसे ख़राब हो गई, मईशत वैसे ख़राब हो गई, मईशत का ये हो गया वो हो गया, फिर एकदम ठीक हो गई। नहीं, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? ये ज़रा चेक करो, ये हो क्या रहा है? अच्छा, अक्टूबर में मईशत ख़राब थी, नवंबर में मईशत ख़राब थी, सितंबर में ठीक थी। मौसम के साथ चलती है ना, मौसम के साथ वो चली, समझ गए? ये क्या हो रहा है हमारे साथ समझ नहीं आ रहा मुझे। आप लोगों ने मुझे समझाना है नाजरीन। देखो, ये खेल होनी जज्बात से, सीधी बात करो। मईशत या तो ठीक थी नहीं या बिल्कुल ठीक थी, एक बात होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि अखबार नवीस और क्या नाम है अपना कॉलम निगार, अक्टूबर में मईशत ख़राब हो गई, नवंबर में मईशत ख़राब हो गई, दिसंबर में ठीक हो गई। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? एक गेम हो रहा है ना। देखो, एक बात किया करो, इसीलिए मैं लोगों को कहता हूं कि आपको मेरी बातों में तसल्सल मिलेगा। ऐसे नहीं कि दिन में कुछ, रात में मैं कुछ बात कर रहा हूं, फिर दिन में खुद बदल जाऊं और फिर मैं कोई और बात शुरू कर दूं, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। मईशत में अगर मसाइल हैं उनको हाईलाइट करते रहो। महंगाई मौजूद है, मैं आपको आज भी बता दूं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इतनी नहीं है,
इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन भला भला बोलते रहो, भला भला बोलते रहो, भला भला बोलते रहो। अब भला भला बोलते बोलते जनाब 2.5 साल निकल गए, नया साल शुरू हो गया 2026। भला भला बोलते रहो, भला भला बोलते रहो, ऐसे नहीं हो सकता। हम भला बोलेंगे, देखो ऐसा नहीं हो सकता कि घोड़ा सही से भागे भी, दौड़े भी, काम भी करे, हैं, बोझ भी उठाए, मेहनत भी करे और फिर उसके बाद उसे गुड़ ना मिले। ये नहीं हो सकता। नो, एक बात होगी। देखिए, ये मैं बतौर मीडिया भी आपसे कहना चाह रहा हूं, बतौर मुआशरा भी कहना चाह रहा हूं, ये हुकूमत ने रियलाइज करनी है बात। क्या हुकूमत ने रियलाइज करनी है? कि अवाम जो है वो एक घोड़े की तरह मेहनत भी कर रही, काविश भी कर रही, दौड़ भी रही, हर तरह साथ भी दे रही, मुल्क में इंतशार ना फैले। लेकिन जब सारा काम कर लिया उसके बाद गुड़ भी ना मिले, ये मैं अपनी मीडिया की बात भी कर रहा हूं, अवाम की बात भी कर रहा हूं, ताजिर सनतकार बिरादरी की भी बात कर रहा हूं। देखें, ये सिविलियन हुकूमत ने समझना है इस चीज़ को। मैं दोबारा बता रहा हूं, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट को समझना है। ये क्या कोशिश कर रहे हैं कि इनके ऊपर बात ही ना आए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मईशत की मुकम्मल जिम्मेदारी सिविलियन हुकूमत और सिविलियन हुकूमत के कांधों पर है। ये मैं बड़ी गहरी बात कर रहा हूं, जो अक्लमंद शख्स है उसको समझ आ जानी चाहिए। कल कोई नहीं सुनेगा ये बातें कि ये मईशत हमारे काबू में नहीं। इस तरह नहीं कह सकते आप, आपको कहना पड़ेगा, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसहाक डार साहब भी बड़े अच्छे वज़ीर ख़जाना रहे। हाँ, ये कहते हुए आप लोगों को बड़ा अजीब लगेगा, एक वक्त पे मैंने उन पर तनकीद भी की, लेकिन बाकी वज़ीर ख़जाना से अगर उनका मवाजना किया जाए जैसे असद उमर साहब से किया जाए, असद उमर साहब ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया। मैं आज कहता भी हूँ, आज पता नहीं क्या फजूल सोशल मीडिया पे बातें करते रहते हैं। यूजलेस परफॉर्मेंस, असद उमर से ज़्यादा यूजलेस फाइनेंस मिनिस्टर इस मुल्क को नहीं मिला। यूजलेस, 0/0 रिजल्ट, कुछ नहीं निकाला इस बंदे ने। बस एक ही डायलॉग उसका, मैं चीखे निकाल दूंगा, मैं चीखे निकाल दूंगा। यूजलेस, बिल्कुल यूजलेस टाइम उसने गुजारा। मैं तो खुल के बात करता हूं ना भाई, अब उनका वक्त तो चला गया, उनका दौर भी चला गया। और जो ये बातें कर रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, आप अखबारात उठाओ यार, इनकी अपनी क्या कारकर्दगी है। ऐसे ही अभी आके मॉरल हाई ग्राउंड के ऊपर खड़े हो गए तनकीद करने के लिए। साईं, तुमने खुद क्या किया था? अभी तुम्हें बुरे लग रहे हैं, आपको अभी वजीर खजाना बुरे लग रहे हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, आपने खुद क्या किया मईशत के साथ? हाँ, आपका वक्त चला गया सर, आप लोग चले हुए, खत्म बात, आप लोगों का स्टोरी ओवर। आप बच्चों की सालगिरहों में जाकर जो है ना, वो बस जिंगल विंगल गाया करो आप लोग कि जी हम बड़े पढ़े लिखे। क्या परफॉर्मेंस थी यार आपकी? आप किस मुंह से तनकीद कर रहे हो? आप लोगों ने करा क्या जो आप तनकीद कर रहे हो? मैं खुद हैरान होता हूं। और एक वो जो साबिक जो हमारे चेयरमैन थे, साबका, क्या नाम उनका, जहन से निकल गया यार, वो उसके FBR के, हाँ, साबका चेयरमैन, उनको भी हर वक्त मईशत, माशरे, सब चीजें खराब लग रही हैं। चाचा, जब आप खुद थे तो आपने क्या काम करा यार? अच्छा, जिसका रिजल्ट कोई नहीं आया ना, वो हटने के बाद, भाई तलाक के बाद बीवी के बारे में अच्छा बोलो या बुरा बोलो, फर्क नहीं पड़ता। अब आपके पास ओहदा नहीं है, ओहदा नहीं है तो जनाब तनकीद कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर। किस मुंह से कर रहे हैं यार? आपकी खुद क्या परफॉर्मेंस थी? मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, इन लोगों की परफॉर्मेंस थी क्या? वो तीसरा वाला तो गायब ही हो गया। क्या नाम था वो यार, जो एक बीच में कभी पीपल पार्टी के दौर में आए थे, फिर PTI के दौर में भी आए थे वजीर खजाना। उनकी कॉल भी आउट हुई थी, लीक हुई थी, जिनकी वजह से फंसे थे PTI वाले। क्या जो पेट्रोल की कीमत जिन्होंने, जब IMF ने बोला कि बढ़ा दो तो इन्होंने कम कर दी थी। यार मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आप बताना मुझे। सॉरी, मेरी जो याददाश्त है बहुत अच्छी है, नहीं मेरा मतलब बहुत ख़राब है। सर, क्या कारकर्दगी थी इन लोगों की? इनकी कारकर्दगी थी क्या जो आज आकर ये तनकीद करें? they have performed very little. Their performance has been useless. अब आप खुद कर नहीं पाए, ठीक है, आप रेमिनिस्ट करो, आप पीछे मुड़ के देखो कि आप फेलियर क्यों थे, why you are failure. Instead you are criticizing the current government. ये नहीं बनता आपका। नो, मैं कर सकता हूं क्रिटिसाइज, आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने वो दौर देखा, आपके पास इख्तियार था, आपने कोई डिलीवर नहीं किया।
ऑफ कोर्स इनके पास इख्तियार था यार, ये माजी के जितने वजीर खजाना है इनके पास इख्तियार था, दे कुड हैव डन अ बेटर जॉब, दे डिडंट. When they did not, that's why the economy is in such a bad state. I cannot blame the current finance team, I cannot blame them, I'm sorry. पास्ट वाले इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए. इकोनॉमी साइकिल्स में चल रही है, बिजनेस साइकिल्स में. आई कैन नॉट ब्लेम द करंट वंस के जी ये रिस्पॉन्सिबल है. एफबीआर में रिफॉर्म होना चाहिए, तो भाईजान एफबीआर में रिफॉर्म आज होना चाहिए. आप सब लोगों ने अपनी बारियां ली हैं माजी के अंदर, आप सब ने अपनी मर्जी के नॉमिनेशंस किए हैं चेयरमैन एफबीआर के लिए. माजी में, माजी की बात हो रही है अभी, हाल की बात कर ही नहीं रहा अभी, मैं माजी की बात कर रहा हूं. सो व्हाट डिड यू प्रोड्यूस? What result did you give out? Did you show GDP growth that was outstanding? Did you beat the whole region in GDP? No. देखो, again back to square one. We have to understand. ये तकरीरें करना सोशल मीडिया पर बिला वजह लोगों का यकीन करो, ये जो माजी के वज़रा खजाना है ना, ये जो अभी आके सोशल मीडिया के ऊपर हैं, वसीम भाई सुन रहे हैं ना आप, ये जितने आपके पसंदीदा वज़रा खजाना रहे हैं ना, यकीन करो इनको फोन करते थे, फोन नहीं उठाते थे ये. अब ये लोग मिस्ड कॉलों पर चैनल पे आते हैं, ये जितने माजी के वज़रा खजाना है. ये जो साबका बात कर रहा हूं, साबका चेयरमैन एफबीआर थे, 3 साल या 2 साल जब ये चेयरमैन एफबीआर रहे, इन्होंने कभी माजी में हमारा फोन भी नहीं उठाया. और जब रिटायर हो गए, जब हटा दिया गया या इन्होंने खुद छोड़ दिया, उसके बाद इन्होंने फोन भी कर दिया. क्यों? वाई? आई आस्क द क्वेश्चन. यार ये तो बहुत ईजी है, आप मॉरल हाई ग्राउंड नहीं ले सकते, आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते. यू डोंट हैव द राइट टू क्रिटिसाइज. सॉरी, यू लॉस्ट दैट राइट व्हेन यू टुक अ पोजीशन. जब आपने ओहदा ले लिया, देन यू हैव नो राइट टू क्रिटिसाइज द पर्सन आफ्टर यू, बिकॉज यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान इकोनॉमिक कंडीशन, गुड और बैड. अब वो लेकर बैठ गए एक कि जनाब पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो साईं पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तो आपके दौर में भी थे. तो जब आपके दौर में थे, आप तुरम खान थे. डिड यू डू समथिंग रिमार्केबल? यू पुश द कंट्री टू द एज. और आज आप क्रिटिसाइज कर रहे हो. आपका नहीं बनता, हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप बिल्कुल नहीं कर सकते. आपसे तो बात भी नहीं की जा सकती, बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव बीन फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ दिस कंट्री एंड यू हैव शोन नो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. सॉरी, यू हैव बीन वेरी एवरेज. You cannot criticize the current government and you cannot criticize the current finance team because your performance was not even equal to theirs. You did not get the same set of issues as they did. मैं इनको ब्लेम नहीं कर सकता ना करंट टीम को. आप मुझे बताएं मैं कैसे करूं? Did they get the economy in perfect shape? No. Perhaps the worst ever shape they got the Pakistan's economy. In the worst shape they found it. They got it in the worst shape. वहां से रिकवरी की, वो बहुत अहम बात है. अब आप माने नहीं माने आपकी मर्जी है. आई कैन क्रिटिसाइज ऑल आई वांट, आई कैन गो क्रिटिसाइज टिल द एंड ऑफ द डे. मैं लगा रहूं 4-6 घंटे क्रिटिसाइज करता रहूं, ये टीम ने परफॉर्म नहीं किया, ये वो फलां. लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, लेट्स सी द ग्राउंड रियलिटीज. मौरूजी हालात तो देखो कि करंट फाइनेंशियल टीम को पाकिस्तान की इकोनॉमी वन ऑफ द वर्स्ट शेप्स के अंदर मिली और इन्होंने रिकवर करके दिखाया. उसको किया ना. अब कितना अच्छा किया, आप इसके ऊपर बात कर लो, दैट्स योर चॉइस. बट इफ यू वांट मी टू क्रिटिसाइज देम विदाउट एनी रीजन, सॉरी, आई कैन नॉट क्रिटिसाइज देम विदाउट एनी रीजन. लेट्स फर्स्ट लुक एट द ग्राउंड रियलिटीज. मौरूजी हालात को देखो. कैन आई क्रिटिसाइज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर हु इज अ टेक्नोक्रेट एंड थिंग्स आर ऑल राइट एज ऑफ नाउ इन देयर बुक्स? व्हाई? बिकॉज उनकी प्रायोरिटीज फर्क है ना. उनकी जो प्रायोरिटीज थी वो ये थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट ना करे. गुड, दे सक्सीडेड. उनकी प्रायोरिटीज ये थी कि आईएमएफ प्रोग्राम इन एक्शन हमें दिखाई दे. उनकी जितनी टर्म्स कंडीशंस हैं जो कि एक्सेप्टेबल हैं, उन पे वो काम करें. डन, टिक मार्क. सो दे वुड बी कंसिडर्ड सक्सेसफुल ना. उनके पास क्या ये टारगेट था पाकिस्तान की? नो, उनकी पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ का नहीं था. उनका टारगेट ये था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी किसी भी तरह से डिफॉल्ट में नहीं जाए. नहीं गई, बच गए. टारगेट अचीव्ड. मेरे नजदीक टारगेट अचीव्ड. अब आप बोल दो नहीं, हाँ
आप बोल दो आपकी मर्जी है, व्हाई शुड आई क्रिटिसाइज? एंड सेकंड इज देयर प्रायोरिटी वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, पाकिस्तान somehow gets the IMF program. हो गया ना, ये रियलिटी है ना। पाकिस्तान का प्रॉब्लम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का था, इट इज स्टिल अ वेरी बिग प्रॉब्लम, लेकिन हो गया ना। अब आप बोल रहे हो रिजर्व नहीं, रिजर्व तो यार बच ही गए, बड़ी बात है यार, समझो बात को। रिजर्व का इश्यू तो आपका कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। रियलिटी, बुरा लगा अच्छा लगा मुझे नहीं उसकी परवाह, समझने की कोशिश करो। यू आर अ नेट इंपोर्टिंग कंट्री, आप सिर्फ इंपोर्ट्स करते हो, आपकी प्रोडक्शन आपकी एक्सपोर्ट बहुत कम है, बहुत सारी लिमिटेशंस है। इसके बारे में तो मेरी पूरी किताब है यार, पाकिस्तान की इकोनॉमी की रियलिटीज के बारे में। पाकिस्तान की इकोनॉमी फेसेस अ प्रॉब्लम, पाकिस्तान की इकोनॉमी की रियलिटीज के बारे में। एंड वी नीड टू रियलाइज कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की रियलिटीज में शामिल है कि हमारे क्या इश्यूज और क्या चैलेंजेस हैं, हमें उन्हें कन्फ्रंट करना है, हमें उन्हें रिजॉल्व करना है। इट नीड्स टू बी अ कलेक्टिव एफर्ट। हाउ कैन द गवर्नमेंट अलोन सॉल्व प्रॉब्लम्स? इट कैन नॉट। गवर्नमेंट नीड्स टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स इन यूनिशन, इन कोऑपरेशन विद पाकिस्तान कॉर्पोरेट सेक्टर, पाकिस्तान बिजनेस सेक्टर, पाकिस्तान इकोनॉमिक सेक्टर। इतनी सी बात है, यह एक रियलिटी है। पाकिस्तान के बिजनेस सेक्टर के साथ बैठ के रिजॉल्व होगा। पाकिस्तान की आवाम भी इसके अंदर बहुत अहम रोल प्ले करेगी। दैट्स व्हाई आई से पॉलिटिकल गवर्नमेंट हैज टू सॉल्व पाकिस्तान इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। पाकिस्तान के माशी मसाइल कौन हल करेगा? पाकिस्तान के माशी मसाइल हल करेगी पाकिस्तान की आवाम। आप कहेंगे कैसे? बाय ब्रिंगिंग इन मोर कैपेबल पीपल। आपने माजी में गलती की तो आप उसको रिजॉल्व करना है। एहसन मेहनती साहब हमें ज्वाइन करेंगे, माहिर इक्तिसादियात हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वेलकम करूंगा सर आपको शो में। एहसन मेहनती साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है। एहसन मेहनती साहब, आपके सामने एक बड़ा अजीब किस्म का और चैलेंजिंग सवाल रखूंगा। वजह यह है कि देखिए, मैंने अभी असेस किया, मैं बहुत क्रिटिसाइज करता हूं, लेकिन मैंने ये सोचा कि मौजूदा फाइनेंशियल टीम को मैं क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। मैं आपको रीजन बताता हूं, पता नहीं आप इत्तेफाक करें इख्तिलाफ करें। मैंने कहा मैं इसलिए क्रिटिसाइज नहीं कर सकता क्योंकि बाय एंड लार्ज ये लोग जब आए तो इनके सामने दो ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर थे सर। एक ऑब्जेक्टिव जो इनके सामने क्लियर था वो ये था कि पाकिस्तान शुड नॉट डिफॉल्ट। इन्होंने किसी भी तरह से जो भी हरबा अपनाया, चाहे वो जियोपॉलिटिकल हो, चाहे फॉरेन डिप्लोमेसी हो, चाहे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हो, चाहे बेटर इंटरेक्शंस विद IMF हो, पाकिस्तान को डिफॉल्ट नहीं होने दिया, नंबर वन। नंबर टू, इनका एम यह था कि IMF प्रोग्राम पाकिस्तान को मिल जाए, और वो इन्होंने हासिल कर लिया। टू बी वेरी फ्रैंक, जो इन्होंने अपने लिए ऑब्जेक्टिव्स रखे थे वो अचीव कर लिए। मैं क्रिटिसाइज कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आती। बाकी चीजों को छोड़ दें, इन दो चीजों का ही उनको ऑब्जेक्टिव मिला था, दे डिड इट। Why should I criticize? What's your view on that? देखें, यू आर राइट कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो मोरलेस हमें अचीव हुआ, और आई थिंक कि जो IMF की ट्रांच है वो हमें मिली जब हमने कुछ कंडीशंस उनकी एक्सेप्ट की। कंडीशंस जो हैं वो टफ थी, यानी कि पॉलिसी रेट को हमने उस हद तक रखा कि जहां पर हमारी इन्फ्लेशन 0% पर एक वक्त में आ गई थी, वहां पे हमारा पॉलिसी रेट 11% था। तो हमने रियल इंटरेस्ट रेट को 11% तक पॉजिटिव रखा, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है और अनजस्टिफाइड था। फिर साथ में हमने हमारी जो पावर प्राइसेस हैं उसके अंदर सब्सिडी नहीं दी जब हमारे फ्लड जो आए मुल्क के अंदर। आई थिंक कि वो भी हम नहीं दे सके, वहां पे सपोर्ट नहीं कर सके। फिर अगर आप देखें तो हमने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए जिसकी रेजोल्यूशन ऑफ सर्कुलर डेट है, एक बहुत बड़ा स्टेप हमने लिया जिसके अंदर पूरा बैंकिंग सिस्टम जो है उस पे हमने प्रेशर दिया कि हमारा सर्कुलर डेट रिजॉल्व किया जाए। फिर उसके बाद हमने इवन हमारी मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स देखें अगर, या हमारे फिस्कल साइड देखें जहाँ पर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, उसको हमने जो है वो स्टॉल किया ताकि हम हमारे जो फिस्कल डेफिसिट है उसको एक लेवल पर मेंटेन कर सकें। तो आई थिंक कि जो पॉलिसी टाइटनिंग है उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नंबर पर आया। जो इकोनॉमिक ग्रोथ हम 2%, 3% की बात करते हैं ऐसे मुल्क में जहाँ के पोटेंशियली 6 से 8% हम ये पॉलिसी
रेट को ईज करके ला सकते हैं और थे, लेकिन हमने इंडिया के अंदर भी वो ग्रोथ देखी। पाकिस्तान में हमारी इसी वजह से नहीं आई कि हमने पॉलिसी को टाइट रखा 11% पर, जब हमारा पॉलिसी रेट 0% तक भी जा सकता था। तो आई थिंक कि हमारी ये पूरी एफर्ट थी और ये पूरा पेशेंस था जिसमें हमें इसकी इवेंचुअली जो है वो ट्रांच दी। बट वी कांट रियली से कि इसके कोई कॉस्ट हमने नहीं इनकर की। इसमें हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा, पॉवर्टी रेट 40% पर आ गया। तो जिसकी जो वजह है मेनली वो यही है कि IMF प्रोग्राम में है और हम बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं कर सकते जिसके अंदर स्पेशली जो है हम फ्री टैक्स जोन नहीं दे सकते, फिर हम जो है वो इंडस्ट्रियल सपोर्ट नहीं कर सकते, किसी तरह की रिबेट नहीं दे सकते सर्टेन इंडस्ट्री को ताकि वो आउट परफॉर्म करे और कॉम्पीट करे। एग्रीकल्चर के अंदर सब्सिडीज नहीं दे सकते, हम फर्टिलाइजर में सब्सिडीज नहीं दे सकते जिससे पुअर फार्मर्स को इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ता है और जाहिर है फार्मर के अपने हालात अच्छे होते हैं। तो ये सारा क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट पे आया, लेकिन ये सारी इम्पोजिशन जो है वो IMF की थी, जहाँ पे हमने हमारा पॉलिसी रेट को जो है वो टाइट रखते हुए जो है हमारे सारे जो टारगेट थे अनएम्प्लॉयमेंट के उसको आउट किया हमने, जो है हमारे जो दीगर पॉवर्टी के टारगेट थे उनको आउट किया। और फॉर एग्जांपल हमारे जो दीगर जो डेवलपमेंट्स हो सकती थी, यानी कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंडिचर्स हो सकते थे, उसको भी हमने हमारे डेट को यानी कि फॉरेन डेट को एक लेवल पर मेंटेन किया, जो कि हमारे पास पोटेंशियली काफी ज्यादा हम उसके अंदर जो है उसको यूज करते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ ले आते। अच्छा, लेकिन यहाँ पर जो एक ट्रेड ऑफ था वो बहुत डेंजरस ट्रेड ऑफ हुआ। चलें उस पर आ जाते हैं, विच इज़ नॉट गॉट टू डू विद द गवर्नमेंट और क्रिटिसिज्म और एनीथिंग लाइक दैट। वो इशू यह क्रिएट हुआ कि अब मुझे ऐसे लगता है कि IMF ने वो बात नहीं की थी, वो कुछ इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हमने किया। वो ये था कि हमने रुपये को डिवैल्यू कर दिया। इनफैक्ट वी जंप द गन, जितना कहा गया था उससे भी ज़्यादा डिवैल्यू कर दिया। अब उसका रिएक्शन ये आया कि पाकिस्तान में रैम्पेंट इन्फ्लेशन हुई और 2-3 ईयर्स के अंदर हमारी सारी फिजिबिलिटीज़ आउट हो गई। और आज जो है वो हमारा एम्प्लॉयड सेक्टर जो है, यानी एक तो अब क्या कहूँ मैं किस तरह से उसे सैलरीड सेक्टर, हमारे यहाँ तो सैलरीड क्लास कहते हैं उसे, उनकी सारी जो मंथली बजट्स हैं और इकोनॉमी है वो तबाह हो गई। तो आई थिंक दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड ऑन प्रायोरिटी। आपके ख्याल से उस इशू को फिक्स करने के लिए जो ये रैम्पेंट अनकंट्रोलेबल इन्फ्लेशन पास्ट में हुई, उसका इम्पैक्ट अभी आया, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, आई थिंक कि इन्फ्लेशन तो हमने कंट्रोल अब कर लिया है मोरलेस। जिस तरह 38% हमने एक बार दिया और पॉलिसी रेट को टाइट करके हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया। आई थिंक ये डायरेक्टिव IMF की तरफ से थे पॉलिसी टाइटनिंग के, और आई थिंक कि उसका इम्पैक्ट भी हमने देखा कि इन्फ्लेशन जो है हमें 0% पर नजर आई। अब ये 0% इन्फ्लेशन अब हम एवरेज 5 to 7% पर लेकर आए और हम ऐसी सिचुएशन में ले आए कि स्टेट बैंक कंफर्टेबल हो गई कि हमने जो है वो अपना एक टारगेट अचीव कर लिया है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, और उसके बाद उसने पॉलिसी रेट को कम किया, जिसमें वी कैन एक्सपेक्ट कि एम्प्लॉयमेंट नंबर्स अब बढ़ सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है जो अब 10.5 हुआ है वो फिर 10 भी होगा, होपफुली वो 9 भी होगा, 8 भी होगा, 7 भी होगा। तो आई थिंक कि ये जब पॉलिसी रेट कम होता रहेगा तो उससे हमारी ग्रोथ हमें इकोनॉमिक नंबर्स के अंदर नजर आती रहेगी। तो लेकिन आज मैं आपको बताऊं, मैं कुछ रिसर्च कर रहा था और मैंने देखा कि पाकिस्तान के CPI नंबर्स जो हैं वो कितने रिलायबल हैं। आई कैन नॉट से कि कितनी डेटा कलेक्शन में क्या क्या एरर्स हुए होंगे, लेकिन जो हमने बेसिकली जिस तरह बनाया हुआ है अपना बास्केट वो इनकरेक्ट है। अब जैसे टेक्नोलॉजी और टेलीफोनी और टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। यूटिलिटी एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट्स हैं, उनका जो फैक्टर उसके अंदर रखा गया है उससे कहीं ज़्यादा यूज़ होता है। एजुकेशन जिसकी पहले आई डोंट नो वो क्या मतलब आपको पता है, वो हमारे जैसे ही लोग बैठे होंगे ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंदर, आप जैसे तो नहीं, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, यानी मेरे जैसे ही होंगे ज़्यादातर, जैसे पाकिस्तानी होते हैं ज़्यादातर। तो मेन एम ये है कि वो आई डोंट ट्रस्ट दीज द मेकअप ऑफ द बास्केट। I would not agree or disagree with the numbers, but I'd say the basket is incorrect or erroneous. जी बिल्कुल। ये तो इससे पहले हिस्टोरिकली हमने देखा था कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होती थी, यानी कि जो 38% भी हमने देखी वो 38 नहीं होगी, वो शायद बहुत ज्यादा होगी, और वो बास्केट के अंदर बहुत सारे आइटम्स जो हैं वो डबल हो गए और हमने सिर्फ 38% देखा। लेकिन देखें अब ऑयल प्राइसेस जो $130 पर बैरल पे थी, ये $55 पर आ गई हैं। तो आप भी समझें बात को कि इंटरनेशनली सारी कमोडिटी प्राइसेस के अंदर सारी सॉफ्ट कमोडिटीज हैं उसके अंदर प्रेशर आया है, और आते हुए भी इस लेवल का आया है कि वो प्राइसेस आधी से भी कम होना शुरू हो गई हैं, जो आपको ऑयल प्राइसेस में ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। और हमारी फार्म तेल की जो कीमतें हैं, लोकल पेट्रोलियम प्राइसेस, बिसाइड हमने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाई है, उसके आने के बावजूद जो है पेट्रोलियम प्राइसेस लोकली कम हो रही है।
ये चीज इंडिकेट कर रही है कि प्रेशर इंटरनेशनल कमोडिटीज के अंदर है, और जाहिर है उन कंट्रीज को जिन्होंने इसका मिसयूज किया, या वो चाहे फॉर एग्जांपल कोई एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर वो आ रही थी, तो उनको स्पेशली वीक करने के लिए हमने देखा कि जो वो गवर्नमेंट पॉलिसी थी, इंटरनेशनली जो पॉलिसी थी, या जो हमने देखा कि ग्लोबल ऑर्डर के अंदर ऑयल प्राइसेस गिरती गई और इसको प्रेशर भी दिया गया कि ऑयल प्राइसेस लोअर साइड पर। आगे वेनेजुएला का जो इवेंट है इसमें वी आर फर्दर एक्सपेक्टिंग कि ये जो प्राइसेस हैं ऑयल की, ये इंटरनेशनल प्राइसेस और कम होंगी। तो आप इस सिनेरियो के अंदर भी देखें कि चूंकि प्राइसेस इंटरनेशनली कम थी और आगे भी कम होते हुए नजर आ रही हैं ऑयल प्राइसेस, तो इसका इम्पैक्ट जो है दीगर कमोडिटीज के अंदर भी आया। और फिर हमने ये भी देखा कि हमारा राइस का एक्सपोर्ट का नंबर कम आया, बिसाइड्स हमारे एक्सपोर्ट के नंबर्स पूरे थे। उसकी भी वजह यही है कि राइस की जो प्राइसेस है इंटरनेशनली वो कम थी। तो जाहिर है इन्फ्लेशन तो नहीं है, इन्फ्लेशन तो 38% पर आया, जो शायद 38% नहीं था, उससे भी ज्यादा था। लेकिन जाहिर है वो 38% के बाद जो है हमने देखा कि इंटरनेशनल प्राइसेस गिरना शुरू हुई, और वो इस हद तक गिरना शुरू हुई कि वो आधी से भी कम हो गई जो आपको ऑयल प्राइसेस में नजर आ रहा है। तो आई थिंक इस हिसाब से इन्फ्लेशन तो अब नजर नहीं आ रही है, और आई थिंक फर्दर जो सिचुएशन आगे भी नजर आ रही है वो यही है कि अगर कोई फ्लड लॉसेस नहीं हुए या कोई नेशनल डिजास्टर नहीं होता तो कमोडिटी प्राइसेस तो जो है वो डिम रहेंगी। लेकिन जाहिर है उस बास्केट के अंदर वो बहुत सारी चीजें, जिस तरह से आपने इंडिकेट की कि एजुकेशन कॉस्ट है और फिर हाउसिंग कॉस्ट है, वो सबका इन्फ्लेशन अपनी जगह पर है। लेकिन कमोडिटी प्राइसेस के अंदर ओवरऑल प्रेशर आया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन के नंबर्स हमें मोर लेस नजर आ रहा है कि वो रीजनेबल 5 to 7% इन्फ्लेशन नजर आ रही है। बट कुछ जगहों पे ये 0% से भी कम है, बल्कि जिस तरह हमने बात की कि ये आधी भी हो गई है, तो यानी कि जाहिर है इसके अंदर डेटा जो है समहाउ रीजनेबल नजर आता है। अच्छा, एक चीज़ आप प्रोग्राम में आए हैं और मैं पूछूं नहीं, वो स्टॉक एक्सचेंज की सूरत कुछ ऐसी है कि ये मुकम्मल तौर पे नफसियाती नफसियाती हदूद पार कर चुकी है। वैसे तो मार्केट ही नफसियाती हो चुकी है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि SECP बिल्कुल खामोश, सन्नाटा हु का आलम। तो ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। कभी 1,82,000 पे आप क्या प्लानिंग कर रहे हो? बहुत बड़ा कोई मामला होगा। मैं बता रहा हूँ जिस दिन ये नीचे गई उस दिन प्रॉब्लम होगी। जब बढ़ रही है तो सब लोग तालियां बजा रहे हैं। पहले तो SECP बिला वजह कोई ब्रोकर ज़रा सा भी ज़्यादा काम कर रहा होता था तो उस बेचारे के शामत आ जाती थी। अब तो आप लोगों के वारे न्यारे लगे हुए हैं। क्या चक्कर क्या है ये? देखें, अब ये पॉलिसी रेट का सारा अब हिसाब है, और हमने देखा कि पॉलिसी रेट 22% से जब 11% हुआ तो मार्केट जो है जाहिर है उसमें हमने देखा कि डबल की क्वाड्रुपल की तरफ जा रही है। और आई थिंक कि जो रीजन यही है कि पॉलिसी ईजिंग जो है, स्टेट बैंक ने एक इशारा दिया, जो एक साल से 11% पे अटका हुआ था रेट, वो 10.5 पर आया। तो आप सिनेरियो देख सकते हैं कि अगर 10.5 पर आया तो वो फिर नेक्स्ट कुछ एफर्ट के साथ 10 पे भी आ सकता है, और फिर वो कुछ एफर्ट के साथ जो है उससे भी कम पे आ सकता है। तो आई थिंक स्पेकुलेशन पॉलिसी रेट पर हो रहा है, और पॉलिसी ईजिंग जो स्टेप था गवर्नमेंट का वो काफी ज्यादा कंट्रोल्ड स्टेप था, और आई थिंक काफी रीजनेबल डिसीजन था, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है जिस तरह से हमने डिस्कस किया पूरी दुनिया के अंदर एक सिनेरियो में कम होती जा रही है। जब इन्फ्लेशन कम हो रही है तो जाहिर है पाकिस्तान के अंदर भी इन्फ्लेशन कम हो रही है। जब इन्फ्लेशन कम हो रही है तो पॉलिसी ईजिंग आगे एक्सपेक्टेड है, और पॉलिसी ईजिंग जब एक्सपेक्टेड होती है वो भी मार्केट के अंदर, तो जाहिर है मार्केट में स्पेकुलेशन होती है पॉलिसी रेट पे। तो इस वक्त पॉलिसी रेट जो है मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि समडे 9.5% हो जाएगा, जो 10.5 है। तो इस पर स्पेकुलेशन है, और आई थिंक स्पेकुलेशन रीजनेबल भी है कि अर्निंग्स भी अच्छी आ रही हैं। और फिर जाहिर है इन्वेस्टर इंटरेस्ट अगर आप देखें तो हम कहीं से UAE के इन्वेस्टर भी जो है फौजी ग्रुप में लाए हैं। तो आई थिंक ये भी चीज हमें नजर आ रही है कि जो गवर्नमेंट है उसका इंटरेस्ट जो है डेलिब्रेशन टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन है, रेजोल्यूशन ऑफ सर्कुलर डेट क्राइसिस है। गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही है रीको डेक की सक्सेस के लिए। आई थिंक कि गवर्नमेंट की अपनी पॉलिटिकल नॉइज का कम होना, आई थिंक ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कैपिटल मार्केट में इंटरेस्ट जो है वो अब बढ़ चुका है, और आने वाले वक्तों में नए टारगेट जो है एक्सपेक्ट कर किए जा रहे हैं कि इन्वेस्टर जो है वो अचीव होंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।